देखो बेटा, कल हम बात कर रहे थे SN1 रिएक्शन की, और हमने SN1 और SN2 के बीच के डिफरेंसेस को पढ़ा, देखा, समझा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए SN1 में क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर बात करें हम लास्ट पॉइंट की, कल वाले पॉइंट की, कि SN1 रिएक्शन जो होती है सबसे बेस्ट कौन दिखाता है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स दिखाते हैं। अब ये क्यों दिखाते हैं मैं सीधा ही बता रहा हूं। अब क्यों दिखाते हैं उसका जवाब आपको मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं बेटा SN रिएक्शंस की, और SN रिएक्शंस ऑफ किसकी? एल्काइल हैलाइड्स की। मतलब आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा और एल्काइल हैलाइड का हेलोजन एटम किसी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, और उसकी जगह आने वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और नया प्रोडक्ट बनेगा। इतना हमने समझा। नाउ SN1 कब होगी? तो सबसे पहले जो बेस्ट सूटेबल इसका जो एग्जाम्पल है वो है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये जो 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये हमारा क्या कहलाता है? यहां पे ये मेन सबसे बेस्ट सूटेबल रिएजेंट कहलाता है। अब इसका रीजन क्या है? देखो, मैंने इसके साथ ही बहुत सारी बातें समझा दी है। वो ये कि देखो SN1 रिएक्शन जो है वो एक तो 2 स्टेप रिएक्शन है। कितने स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप। ठीक है। अगर मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में बात करूं तो अगर आपको कोई रिएक्शन लिखने का बोले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, CH3 CCl प्लस मैं यहाँ पे OH माइनस लिख दूं। सपोज ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है और इससे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है CH3COH। ठीक है। और अगर ये मुझे OH माइनस कहां से मिल रहा है? अगर सपोज कीजिए KOH से मिल रहा है। भाई OH माइनस अपने आप तो नहीं आएगा, कोई ना कोई देने वाला होगा। तो OH माइनस मुझे कहां से मिल रहा है? KOH से मिल रहा है। तो रिमेनिंग मेरा बच जाएगा KCl। क्या ये समझ में आया? मतलब KOH ने मुझे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल दिया, इस OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ने Cl को सब्स्टिट्यूट किया और Cl की जगह पे आ गया और K और Cl का एक प्रोडक्ट बन गया KCl, और साथ में हमारे पास आ गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये एक तरह की आपके SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब सवाल उठे, सर ये कौन सी वाली SN रिएक्शन है? तो नाम होगा इसका SN1। अब ये कैसे हुई होगी मैं वो समझा रहा हूं। मतलब मैं अभी बात कर रहा हूं इसकी मैकेनिज्म की। किसकी बात कर रहा हूं? इसके मैकेनिज्म की। क्या हुआ होगा? तो देखो, स्टेप 1 में आपका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड या हैलाइड सबसे पहले बनाता है कार्बोकैटायन। क्या बनाता है? कार्बोकैटायन। देखो ये कैसे हुआ होगा, इन सब चीजों को समझना है। Cl आप सब जानते हो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपने साथ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये इसका नेचर है, बाय डिफॉल्ट नेचर है ना। अगर कोई सांप होगा उसको छेड़ोगे वो काटेगा, वो डंक मारेगा, ये उसका नेचर है ना। अगर कुत्ते को कहोगे तो वो दांत लगाएगा, किसी और को कहोगे तो वो उनके नेचर होते हैं। Cl का नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा Cl माइनस के साथ में, पीछे क्या बचेगा? कार्बोकैटायन। अब देखो, सब चीजें इंटर रिलेट करके बात करते हैं। क्यों मैंने यहां टर्शरी अल्काइल हैलाइड ही लिया? तो क्योंकि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है बेटा कार्बोकैटायन, और सबसे बेस्ट कार्बोकैटायन कौन बनाते हैं? 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स। मतलब अगर मैं यहां पर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेता तो कभी भी SN1 रिएक्शन यहां पे फॉलो नहीं होती, बिकॉज SN1 रिएक्शन के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये 2 स्टेप में होती है। पहली चीज, फर्स्ट स्टेप हमेशा स्लो और RDS का मीनिंग अभी समझाऊंगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो स्टेप जिसके थ्रू हम उस रिएक्शन की कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन को पता लगा सकते हैं। ये रेट क्या होता है ये भी थोड़ा सा मैं डिटेल में भी बताऊंगा, बाकी हम लोग इसे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे कि रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या बना? कार्बोकैटायन। और ये कैसा कार्बोकैटायन बना बेटा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। वही सेम चीज 11th क्लास में आपको कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ाया गया था और क्लियर करा गया था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर हाईली स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3+I इफेक्ट ग्रुप्स। मिथाइल ग्रुप जो होता है, अल्काइल ग्रुप जो होता है, उसका लगता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट।
कौन सा इफेक्ट लगता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो CH3 ग्रुप होते हैं बेटा, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इवन हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझा सकते हैं। 11th क्लास में ही आप लोगों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नाम से एक टॉपिक पढ़ाया जाता था। उसमें पहला पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरा पढ़ा था हमने इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा पढ़ा था हमने रेजोनेटिंग इफेक्ट और चौथा पढ़ा था हमने हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझाया जा सकता है और इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझाया जा सकता है। अब वो क्या था क्या नहीं था वो बहुत डिटेल का टॉपिक हो जाता है, वो अभी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते। बट ये ध्यान में रखने की चीजें हैं कि भाई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो +I ग्रुप जो होते हैं उनसे स्टेबलाइज होती है। और हमें यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि क्योंकि कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा है वो 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट था वो कौन सा था? टर्शरी एल्काइल हैलाइड था। इसलिए बनने वाला कार्बोकैटायन क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। कैसा होगा? मोर स्टेबल होगा। अच्छा याद रखना, यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3, लेकिन जैसे ही Cl बाहर चला जाता है ये कार्बन हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बिकॉज कार्बोकैटायन, ये भी सब लिखा रखे हैं, कार्बोकैटायन का डायग्राम बना के आपको सिखाया हुआ है। और कार्बोकैटायन के डायग्राम में आपको कुछ 11th क्लास में इस तरह से बताया जाता था कि ये कार्बन है और कार्बन के ऊपर ये एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल आपको बताया जाता था। और ये जो होते थे ये होता था ट्राइगोनल प्लेनर शेप का। सब कुछ लिखा रखा है। इनके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते थे? 6। कितने होते थे? 6 या 8 किस में होते थे? कार्ब एनायन में। 7 किस में होते थे? फ्री रेडिकल्स में। और 6 किस में होते थे? कार्ब कैटायन में। ये सब आपको याद होने चाहिए थे। चिल्ला चिल्ला के बोला गया था कि बेटा 11th क्लास की ये चीजें जरूर कर देना, इनके बिना ऑर्गेनिक स्वाहा हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एम्प्टी p ऑर्बिटल्स थे, ठीक है। मोर स्टेबल है, क्या है ये? ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होता है। SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं पढ़ रहे कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, हम ये पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन कब होती है और किसे SN1 रिएक्शन कहेंगे। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। और अभी जो SN2 पढ़ूंगा वो भी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। मैं उसे कब SN1 बोलूंगा? तो मैं ये कहूंगा कि जब टर्शरी एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे तब उन रिएक्शन को क्या बोलेंगे? SN1। और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स यूजुअली जो मैकेनिज्म फॉलो करेगी वो करेगी SN1 मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है? जिसमें रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप कैसा होता है? स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसका थोड़ा सा समझ लो। देखो हमेशा याद रखना, रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ते हैं, तब हम अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो हम उस रिएक्शन की रेट, देखो रेट क्या होता है, अगर केमिकल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो रेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम टेकन। किसी रिएक्शन के कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज अपॉन उसमें लगने वाला टाइम, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या है? रेट। रेट एक्चुअली क्या है? स्पीड। जैसे कोई चलने की रेट, मतलब मैं यहां से यहां चला और उसके चलने में इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, वही तो क्या होती है? रेट। खाने की रेट हो सकती है, चलने की रेट हो सकती है, आपका टाइपिंग की रेट हो सकती है ना। आपका टाइप करने की रेट क्या है? तो इतने लेटर्स पर मिनट पर सेकेंड, मतलब दैट अमाउंट ऑफ लेटर्स 15, 20, 25, 50, 100। और वो कितने टाइम में? पर सेकेंड है, पर मिनट है, पर आवर है, वो जो भी है। मतलब अब रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो कंसंट्रेशन में चेंज। अब सर कंसंट्रेशन किसकी? तो दोनों की हो सकती है। आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी ले सकते हो और आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ले सकते हो। सपोज कोई रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है। अब T इज इक्वल टू, ये लिखना नहीं है, ये सब लिखना नहीं है, ये सब समझना है। T इज इक्वल टू 0 टाइम, मतलब रिएक्शन शुरू होनी है। T इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। उस टाइम तुम्हारे पास रिएक्टेंट का अमाउंट क्या है? मैक्सिमम। तुम कोई भी एक रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा रहे हो और प्रोडक्ट बना रहे हो बी,
लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले, रिएक्शन शुरू होने से पहले तुम्हारे पास तुम्हारा रिएक्टेंट अपनी मैक्सिमम अमाउंट में होगा, ठीक है। उस केस में तुम्हारा रिएक्टेंट का अमाउंट तुम चेक कर लो। अब आप क्या करो, आप आफ्टर टी सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जब 20 सेकेंड के बाद आप देखोगे तो रिएक्शन जब स्टार्ट होती है, तो देखो आप, इस बहुत नॉर्मल सी चीज है कि रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, ऑब्वियस है, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, खत्म होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। बिकॉज रिएक्शन जब शुरू होनी थी t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, रिएक्टेंट मैक्सिमम था, तो प्रोडक्ट क्या था, 0। रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, क्या प्रोडक्ट कुछ होगा क्या, नहीं। मैंने जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट की, स्टार्ट करते ही विद द फर्स्ट सेकेंड रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिक्रीज, और प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इंक्रीज, बिकॉज रिएक्शन से ही तो प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसे में क्या आप ये नहीं बोल सकते कि कितने सेकंड में रिएक्टेंट का कितना अमाउंट कम हुआ? मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं, द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन इन द डिक्रीजमेंट, ये क्या हुई, उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन हुई। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कितना डिक्रीज हुई और उसमें लगने वाला टाइम, उन दोनों का रेशियो क्या हो गया, रेट। ये तो मैंने किसके रेस्पेक्ट में बात करी, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। क्या मैं प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात कर सकता हूं? यस। अगर मैं प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मैं डिक्रीजमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा द कंसंट्रेशन चेंज इन प्रोडक्ट, मतलब द इंक्रीजमेंट इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। भाई पहले t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले रिएक्टेंट था मैक्सिमम और प्रोडक्ट था मिनिमम, 0। उस केस में जैसे ही आपने रिएक्शन स्टार्ट करी, अरे भाई अगर मेरे पास 5 किलो रिएक्टेंट है तो t बराबर 0 टाइम पे मेरा रिएक्टेंट कितना है, 5 किलो। ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, आपके पास बेटा एक आटा चक्की होती है, जैसी भी है ड्राइंग बना लेना। ये मान लीजिए अपने पास कोई आटा चक्की है, ठीक है, इसमें आपने गेहूं भर रखा है, आपने यहां पर गेहूं भर लिया 10 केजी। बात को समझना, 10 केजी गेहूं भरा और आपने अभी तक चक्की को स्टार्ट नहीं करा है, मशीन को स्टार्ट नहीं करा है, फ्लोर मिल जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में। आटे की चक्की है, फ्लोर मिल है, आपने स्टार्ट नहीं किया है। यहां पर आपका आएगा प्रोडक्ट, आटा प्रोडक्ट है। यहां पर t इज इक्वल टू 0 टाइम पर प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि आपने मशीन अभी तक स्टार्ट, तो रिएक्टेंट है मैक्सिमम, प्रोडक्ट है 0। अब जैसे ही आपने 10 सेकंड तक मशीन चलाई और मशीन रोक दी, अब एक सिंपल सी बात है, हालांकि ये इस पे ज्यादा अप्लाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझ सकते हो, 10 सेकंड में जितना गेहूं कम हुआ होगा उतना ही तो आटा बना होगा। आइडियली सोचे तो, अगर हम ये माने कि बीच में कोई वेस्टेज नहीं हुआ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर 10 सेकंड में 2 किलो गेहूं पिसा है तो 2 किलो ही आटा बना होगा, राइट और रॉन्ग? अगर 2 किलो गेहूं यहां से खत्म हुआ है 10 किलो में से 10 सेकंड में, तो इतना ही मुझे क्या मिला होगा, यहां पे आटा मिला होगा। यही वो चीज है। तो अगर मैं चाहे रिएक्टेंट को देख के बात करूं, चाहे मैं प्रोडक्ट को देख के बात करूं, दोनों केस में मैं चेक कर सकता हूं कि सर रिएक्टेंट को देखूंगा तो मैं पता है क्या बोलूंगा, रिएक्टेंट में कितना डिक्रीजमेंट आया, मतलब पहले 10 किलो था, मैं अब यहां देखूंगा कितना बचा, 8 किलो, मतलब 2 किलो पर 10 सेकेंड कंज्यूम हो रहा है। तो मैं यहां लिखूंगा कंसंट्रेशन चेंज कितना, 2 अपॉन 10 सेकेंड, मतलब यहां पे जो भी अपन मान लो केजी पर सेकेंड पर 10 सेकेंड खत्म हो रहा है। ये तो हुई बात रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। तो याद रखना डिक्रीजमेंट की बात हो रही है, इसलिए यहां आगे लगता है माइनस। अगर ये की ये बात प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में होती तो यहां क्या लगता, प्लस। अब सुनना ध्यान से, ये है रिएक्शन। अगर मुझे यहां इसको पूछे रेट कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में हल्का सा ले गया हूं, है ना। अगर जनरल वे में पूछे तो पता है मैं क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम टेकन। बहुत सिंपल, बहुत जनरल फॉर्मूला तो ये है। लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बोलूंगा तो मैं पता है क्या लिखूंगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज, पर माइनस का मीनिंग क्या है यहां पे, डिक्रीजमेंट। और अगर मैं इसी को
प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बोलूंगा तो मैं इसे क्या लिखूंगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये दोनों ही फॉर्मूले रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। ये अभी वैसे जरूरत नहीं थी बताने की, लेकिन फिर भी ठीक है, मेरी मजबूरी है कि मैंने अभी पिछले चैप्टर नहीं पढ़ाया है तो मैं अभी बीच में बता सकता हूं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि किसी रिएक्शन की रेट का मतलब क्या, सिंपल भाषा में उसकी स्पीड। अब स्पीड कोई रिएक्शन कोई मशीन तो है नहीं कि इतना डिस्प्लेसमेंट या इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ना बोल के हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन ने कितना प्रोग्रेस करा। अब प्रोग्रेस कैसे देखते हैं, कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया। अब इसका मतलब ये हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होंगे, रेट मतलब इस रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करने वाला स्टेप कौन सा होगा। अब मुझे बताओ, अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है मतलब उसकी कंसंट्रेशन चेंज को पता लगाना ही पॉसिबल नहीं है, तो क्या उसकी रेट पता लगा सकते हो? एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मुझे अगर तुम्हें पूछा जाए कि इनो पानी में रिएक्शन करता है, इनो की पानी में रिएक्शन की अगर रेट पता करनी है कि कितना इनो का पाउडर 1 सेकेंड में CO2 निकाल रहा है, क्या तुमको लगता है कि तुम कर पाओगे? वैसे टेक्निकली ये स्लो रिएक्शन है, जो तुम्हें इतनी फास्ट लगती है, तुम गिलास में पानी डालते वो इनो डालते कितनी एकदम से ऊपर आ जाता है, वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुम्हें लगता होगा, है ना। लेकिन उसे हम लोग एक मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वो फास्ट, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पता है फास्ट कौन सी होगी, 10 to the power -10 सेकेंड, -12 सेकेंड, -15 सेकेंड में होने वाली रिएक्शन। 10 to the power -10 का मतलब पता है क्या है, 1 सेकेंड का 10वां भाग, 1 सेकेंड का 50वां भाग, 20वां भाग। सेकेंड के 20th पार्ट में होने वाली रिएक्शन, 10th पार्ट में होने वाली रिएक्शन को हम क्या मानते हैं, फास्ट। जबकि इनो वाली रिएक्शन मुश्किल से 1 सेकेंड में या 1.5 सेकेंड में रही होगी मैक्सिमम, जबकि वो तो हमें लगती है, हमारा रेस्पॉन्स टाइम कम होता है, बाकी तो वो उतनी भी फास्ट नहीं है। इसका मतलब वो तो स्लो और मॉडरेट है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप करने जाओ तो क्या आप कितना इनो के पार्टिकल पानी से रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं पर सेकेंड, क्या आप अभी टेक्निकली पता लगा पाते हो? नहीं। उसे पता करना क्या कहलाता है, रेट पता करना, कि कितने इनो के पार्टिकल पानी से रिएक्ट करके CO2 निकाल रहे हैं। 1 सेकेंड में अगर मान लीजिए इनो के 0.001 ग्राम 1 सेकेंड में इनो का पाउडर का 0.001 ग्राम अगर रिएक्ट कर रहा है, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज 0.001 ग्राम पर सेकेंड। बात समझ में आई? कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो रहा है, तो पर सेकेंड 0.001 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। 1 सेकेंड में 0.001 ग्राम ऑफ इनो बार बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहा है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब मुद्दे पे आते हैं, ये तो फिर भी स्लो रिएक्शन में आती है, हालांकि तुमको फास्ट लगती है, लेकिन ध्यान रखना हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट तभी पता कर पाते हैं जब कोई रिएक्शन का स्टेप स्लो हो। फास्ट स्टेप के अंदर कंसंट्रेशन में चेंज को एक्यूरेट पता लगाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है, तो हम किसी रिएक्शन के उस स्टेप को पकड़ेंगे जो क्या होगा, स्लो। फास्ट स्टेप को कभी भी रेट डिटरमाइन करने में कैलकुलेट किया नहीं जाता है, यूज किया नहीं जाता है। तो कोई पूछे कि SN1 रिएक्शन का कौन सा वाला स्टेप रेट को डिटरमाइन करने में काम आएगा, फर्स्ट स्टेप। क्यों काम आएगा? क्योंकि ये क्या होता है, स्लो। फास्ट स्टेप आर नेवर यूज्ड टू डिटरमाइन रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई रेट निकालने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज। और अगर आप किसी चीज को एक्यूरेट पता ही नहीं लगा सकते, तो क्या आप उसे यूज करोगे? आप 1 सेकंड में किसी रिएक्टेंट के अंदर होने वाले कंसंट्रेशन चेंज को पता ही नहीं लगा सकते, फिर आप उसका यूज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो क्या वो आपके लिए फैमिलियर होगा? नहीं होगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब सुनना ध्यान से, SN1 रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप,
3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे बेस्ट क्यों होता है? क्योंकि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बनता है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन का क्या होना जरूरी है? स्टेबल। और स्टेबल कौन बनाएगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स ही लेंगे, तभी आपका कार्बोकैटायन क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, क्या यहां पे कहीं पे आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अरे यहां पर कहीं पे न्यूक्लियोफाइल आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कौन से स्टेप में होता है? सेकंड स्टेप में। वो है कार्बोकैटायन। एक और चीज बेटा अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, कार्बोकैटायन को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन या कार्बोनियम आयन, है ना? कार्बोनियम आयन या कार्बेनियम आयन बोला जाता है, कार्बोकैटायन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, अब यहां पर आता है आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब हमारे लिए यहां पे कौन है न्यूक्लियोफाइल? OH माइनस। चलिए मैं एक बार के लिए OH माइनस ही ले लेता हूं, क्योंकि मैं उसकी मैकेनिज्म समझा रहा हूं तो मैं OH माइनस ले सकता हूं। 2-4 पॉइंट समझ में आए। पहली चीज, SN1 रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप में होती है। ठीक है, पहला स्टेप हमेशा स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, हमेशा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्रीफर किए जाते हैं SN1 रिएक्शन में। उसका रीजन है कि सिंस SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेना ही प्रीफर होगा, क्योंकि ऐसे में हम लोगों का बनने वाला कार्बोकैटायन भी क्या होगा? स्टेबल होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो भी स्लो स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? कार्बोकैटायन जो हमने बनाया उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। इसका मतलब मैंने एक लाइन लिखाई थी, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमेशा सेकंड स्टेप में होता है। यहां पर फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एक लाइन और लिखाई थी कि ये जो रिएक्शन होती है वो सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है। लिखाया था फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी SN1 रिएक्शन जो होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अब सर ये क्या है? इसको समझो, छोटी सी बात, वही वापस केमिकल काइनेटिक्स में आएगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सिंपल भाषा में सुन लें, टेक्निकल टर्म्स का ज्यादा यूज नहीं करूंगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खुद अपने आप में एक टेक्निकल टर्म है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर कोई रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से हो रही है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और अगर आपकी रिएक्शन की रेट उन सभी रिएक्टेंट पर डिपेंड ना करके किसी एक पे या किसी 2 पे या किसी पे भी डिपेंड ना करे, तब हम उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एक्सप्रेस करते हैं। वापस सुने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब आपकी रिएक्शन की रेट कितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है उसको बताता है। इसको मैं आपके घर के ऊपर अप्लाई करता हूं। घर में हमारे 2 लोग सबसे मेन होते हैं। अगर एक स्वीट छोटी सी फैमिली की बात करूं, मम्मी पापा और बच्चे, मैं बड़ी फैमिली की बात नहीं कर रहा। अब किसी के घर में मम्मी की चलती है, किसी के घर में पापा की चलती है। अब होता यह है, तुम्हें कोई काम करवाना हो, तुम कितना भी कुछ हाथ पैर पटक लो, मम्मी एक ही जवाब देती है, तेरे पापा को पूछने दे। पापा बोलेंगे तो ले आएंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं ले आएंगे। इसका मतलब आपके घर की रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? पापा पे। पापा बोलेंगे तो काम होगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब आपकी पूरी घर की रिएक्शन क्या एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है? कहने को तुम्हारे पेरेंट कितने हैं? 2, मतलब मदर और फादर मिला के 2 पेरेंट्स हैं, ये टोटल मिला के, तो गार्जियन 2 हो गए, लेकिन पूछना किसको पड़ रहा है? एक को पड़ रहा है। कभी कभी कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती है जिनमें मम्मी और पापा दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन और इक्वल रोल रहता है ना। इंडियन फैमिली में अक्सर पापा को थोड़ा बड़ा डोमिनेंट बता रखा होता है, लेकिन जनरली कई ऐसी फैमिलीज भी होती है जहां पर हम मम्मी और पापा दोनों का डिसीजन मायने रखता है। मतलब आपको अगर घर पे साइकिल लानी है, फोन लाना है, तो आप मम्मी को भी मनाओगे फुल एफर्ट्स के साथ में और पापा को भी मनाओगे, क्योंकि अगर पापा मान गए और मम्मी ने मना कर दिया तो चीज नहीं आएगी, और मम्मी मान गई पापा नहीं माने तब भी वो चीज नहीं आएगी। तो अब इसका मतलब आपकी ओवरऑल रिएक्शन कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है? कितने रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है? अब कुछ एक्सेप्शनल फैमिलीज ऐसी भी होती है जो कुछ बच्चों को ज्यादा ही छूट दे रखे होती है।
उनके बच्चे ना मम्मी की सुनते हैं ना पापा की सुनते हैं, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जो अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। मतलब आप चाहे उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, चाहे उनकी कंसंट्रेशन को घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सुने ध्यान से, मैंने 3 एग्जांपल दे दिए। वो रिएक्शन जिसमें किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड करती है उसे बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Those chemical reaction in which the rate of reaction depends on the concentration of only one reactant। चाहे रिएक्टेंट प्रेजेंट 5 है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। दैट रिएक्शंस आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इफ एनी केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स, उन्हें बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनकी कंसंट्रेशन या जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्टेंट पर डिपेंड, उन्हें बोलती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं उन्हें? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये पूरा डिटेल में पढ़ना है हमको, बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया। अब देखो, कहने को इस पूरी रिएक्शन में क्या ये 2 रिएक्टेंट है ना? अल्काइल हैलाइड अपने आप में एक रिएक्टेंट है और KOH भी क्या है? एक रिएक्टेंट ही है भाई। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टेंट ही हुआ ना। ये दोनों ही रिएक्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी इसको क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रीजन पता है क्या है? क्योंकि मेरा मेन प्रोडक्ट है वो है कार्बोकैटायन। आपको याद होगा 11th क्लास में मैं कुछ चीजें बोला करता था कि अगर किसी रिएक्शन का इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्शन स्टेबल है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तो रिएक्शन अनस्टेबल है। मतलब आपकी सारा खेल ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? इंटरमीडिएट पर। अब अगर मेरा इंटरमीडिएट जो बना रहा है, मेरी रिएक्शन तो उसी पर डिपेंड मानी जाएगी। इसका मतलब मेरे फर्स्ट स्टेप का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है उसमें मेरा रिएक्टेंट कौन सा यूज हो रहा है? ओनली अल्काइल हैलाइड। तो मेरी पूरी केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। आप KOH चाहे ज्यादा लो चाहे कम लो, रिएक्शन को खास फर्क, लेकिन अल्काइल हैलाइड्स कैसा ले रहे हो, कितना ले रहे हो, उससे रिएक्शन डिपेंड करती है। कुल मिलाकर मेरा मुद्दा यह है कि रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है और रिएक्शन का इंटरमीडिएट किस पे डिपेंड करता है। क्योंकि इंटरमीडिएट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? अल्काइल हैलाइड। तो इसका मतलब मेरी रिएक्शन सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। इवन मैंने आपको पता हो तो ऐसे लिखा था, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RX। इसके लिखने की वजह क्या है? RX मतलब अल्काइल हैलाइड है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन है। मतलब मेरे रिएक्शन की रेट सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगी, ना कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। रीजन? क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट कौन बना रहा है? ओनली अल्काइल हैलाइड बना रहा है। इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल आता है सेकंड स्टेप में, और वो भी कैसा होता है? फास्ट। और फास्ट स्टेप कभी भी रेट को डिटरमाइन करने के लिए इन्वॉल्व नहीं होते। बात समझ में आई? ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, मैंने आपको एक बात बताई थी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड दोनों तरफ होता है SN1 रिएक्शन में। अब इसको समझो, मुझे मेरे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है कार्बोकैटायन पर। अब क्योंकि मेरा कार्बोकैटायन कैसा है बेटा? प्लेनर। कैसा है? प्लेनर। समझिए जरा, ये हो गया कार्बोकैटायन। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या था? CH3Cl। क्या था? CH3Cl। मैंने CH3Cl को sp3 हाइब्रिडाइज्ड बताया था, तो वो ऑब्वियसली कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ये है टेट्राहेड्रल, और किसी एक को आप Cl मान लीजिए। मान लीजिए ये Cl है, ये Cl है, और ये 3 CH3 है। 1 2 और 3 क्या है? CH3। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही Cl रिमूव हुआ तो ये जो 3 बॉन्ड्स थे, ये 3 बॉन्ड्स जो कर्व्ड है, ये धीरे धीरे क्या आएंगे? प्लेन में आएंगे। देखो अब स्ट्रेट आए। पहले क्या थे? पहले ऐसे थे। टेट्राहेड्रल तो बेटा ऐसा ही होता है ना। अब जैसे ही ये Cl निकला
तो बॉन्ड बॉन्ड रिपल्शन कम हुआ, इस बॉन्ड का इसके साथ और इसके साथ क्या था, रिपल्शन। जैसे ये निकला, ये बॉन्ड थोड़े से क्या होंगे, स्ट्रेट, प्लेनर में आ गए। क्या आ गए, प्लेनर में। अब प्लेनर में आते ही मेरी मुट्ठी जो है उसको आप कार्बन मानिए, कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, चाहे इधर से करवाओ चाहे इधर से करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां से हो चाहे यहां से। अब आपको इससे फर्क क्या पड़ता है, अभी समझ में आएगा। पहले बात समझ में आई कि फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ से कैसे हो सकता है, बिकॉज आपका कार्बोकेटाइन कैसा है, प्लेनर, और प्लेनर होने की वजह से यहां पर फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड दोनों तरह का अटैक पॉसिबल है। अब फ्रंट साइड होने से क्या ही हो जाएगा और बैक साइड होने से क्या ही हो जाएगा। तो बेटा आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के आए हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपने थोड़ी बातें करी थी डेक्स्ट्रो एंड लीवो। मतलब यह हुआ कि अगर बॉन्ड के एंगल्स या उनके पोजीशंस को भी ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिया जाए, स्पेशियल अरेंजमेंट को भी आगे पीछे कर दिया जाए, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कई बार चेंज आ जाता है। सुनिए ध्यान से, अगर मेरा OH फ्रंट साइड से ही अटैक करे, लिसन, तो जैसा मेरा Cl था, सपोज मैं इसको ऑक्टाहेड्रल टाइप बना रहा हूं क्योंकि मैं अब स्टीरियो की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे बना सकता हूं इसको, मैं 3D की बात करूंगा तो मैं ऐसे बना सकता हूं। तो मैं अगर इसको वापस बनाऊं तो देखो जिधर मेरा Cl था उस तरफ से ही मेरा OH अटैक करे, ध्यान से देखना, तो मेरी स्टीरियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मेरी स्टीरियो में किसी तरह का कोई डिफरेंस, स्टीरियो का मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो लिया था तो ये भी मुझे कैसा मिलेगा, डेक्स्ट्रो मिलेगा। अगर ये लीवो लेता तो भी ये मुझे क्या मिलता, लीवो। लेकिन अगर इसने बैक साइड अटैक किया तो पता है क्या होगा, ये पूरी पोजीशंस बदल जाएंगी। अब अभी आपको ऐसे नहीं लग रहा है, लेकिन ये पता है इन्वर्ट हो गया। पहले OHCl का मुंह इधर था, अब Cl का मुंह किधर आ गया, उल्टा आ गया। ऐसे में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, L। अब ये अभी तो ऐसे आपको ऐसे कैसे हो जाएगी सर, लेकिन जब ये होती है तब पता चलता है। मतलब अगर आप D लेते हो, अच्छा, अटैक ऑफ OH माइनस, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का पॉसिबिलिटी दोनों तरफ इक्वल होगी। भाई जब दोनों ही प्लेन है तो अब मैं ये मानूंगा 50% वो फ्रंट साइड से भी कर सकता है और 50% बैक साइड से भी कर सकता है। तो जब वो 50% फ्रंट साइड या 50% बैक साइड करेगा तो ऐसे में दोनों तरह के प्रोडक्ट बनने के चांस है। दोनों तरह के प्रोडक्ट बनेंगे तो डेक्स्ट्रो से तो 50% डेक्स्ट्रो बना, लेकिन ऑपोजिट कितना बनेगा, 50% लीवो। ऐसे मिक्सचर्स जिसमें 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो आइसोमर्स या कॉन्फ़िगरेशंस हो, उन्हें बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर्स। क्या बोलते हैं उन्हें, रैसिमिक मिक्सचर्स। ये इसकी पूरी डिटेल इसी टॉपिक के आगे आ रखी है। तो मैंने आपको लिखाया SN1 रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं, रैसिमिक मिक्सचर। लिखाया वर्ड, बिल्कुल। रैसिमिक मिक्सचर किसे बोलते हैं, रैसिमिक मिक्सचर का मतलब द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L आइसोमर्स, डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर क्या कहलाता है, रैसिमिक मिक्सचर कहलाता है। तो इसका मतलब SN1 रिएक्शन आपको क्या दे सकते हैं, रैसिमिक मिक्सचर दे सकते हैं। लेकिन ये केवल कब होगा, सुनो इधर सुनो बेटा ध्यान से, ये केवल कब होगा जब आपने, मैंने साफ साफ लिखा है, इफ द रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है, अभी नहीं है, कहां है, अरे दोनों CH3 आ गए ना। क्या मेरा ये कंपाउंड अभी ऑप्टिकली एक्टिव है तो मैं यहां D और L की बात, ये तो कहा है कि भाई अगर ये एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव होता और SN1 रिएक्शन फॉलो कर रहा होता तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता, रैसिमिक मिक्सचर। अभी ये ऑप्टिकली एक्टिव तो ना तो ये D दिखाएगा ना ही ये कोई मिक्सचर दिखाएगा।
तो ये सिंपली आपका क्या बना देगा, ये आपका सिंपल सा कंपाउंड बना देगा। ये इफ लगाया है, पर ये समझाना जरूरी था कि अगर आपका एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट एक रैसेमिक मिक्सचर होगा। क्या बनेगा, रैसेमिक मिक्सचर। अब रैसेमिक मिक्सचर क्या होता है, अगर आप अपनी बुक के 2 पेज आगे खोल के देखें, इसी टॉपिक के आगे डिटेल में इनैंशियोमर्स, कायरल कार्बन, रैसेमिक मिक्सचर, ये सारे वापस आए हुए हैं। मैं इनको वापस से पढ़ाऊंगा, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, रैसेमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो सब क्या होता है। पर आपको इतना समझ में आ गया कि यहां बोथ साइड अटैक पॉसिबल है और आपको दोनों तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एक बार के लिए सिंपल ऐसे लिख के बता देता हूं। इस तरह से 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं बाय फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड अटैक। चलिए, लगभग हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए। वापस देखें, सबसे पहली बात हमने करी SN1 रिएक्शन के अंदर, तो बेटा याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में अगर आप एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री लेते हो, कौन सा लेते हो, 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स में हमेशा कौन सी वाली मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN1 टाइप मैकेनिज्म फॉलो होगी। सर क्या होता है इसमें, पहली चीज, ये रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, स्लो RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपका ओनली एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होता है, Cl अपने आप को बाहर निकालता है, OH माइनस या न्यूक्लियोफाइल का अटैक फर्स्ट स्टेप में नहीं होता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, हाईली स्टेबल होता है इन केस ऑफ ओनली टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई इथाइल क्लोराइड डू नॉट शो SN1 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शन इथाइल क्लोराइड नहीं देता, रीजन तो आपको लिखना पड़ेगा, सिंस वी नो इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। अगर आप CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड लेते हो तो तुम्हारा कार्बोकैटायन कौन बनेगा, इथाइल, और इथाइल कार्बोकैटायन कौन सा डिग्री का है, और ये लीस्ट स्टेबल होगा। तो क्या इसका मतलब SN1 रिएक्शन में इथाइल क्लोराइड सुटेबल है क्या। 2 से 3 बार अलग अलग ईयर्स में आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 4 कंपाउंड दे देंगे एल्काइल हैलाइड्स के और पूछेंगे अरेंज द फॉलोइंग इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस। अब आपको वहां दिमाग ये लगाना है, SN1 पूछा है तो उन 4 में से उसको ढूंढो जो कैसा है, 3 डिग्री, वो सबसे बेस्ट होगा। फिर 2 डिग्री, फिर लास्ट में आता है मिथाइल। मिथाइल ना तो 1 डिग्री है ना कुछ, तो वो तो सबसे गया गुजरा। उसका तो कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन, और CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन तो हाईली अनस्टेबल है। बात समझ में आई, बिल्कुल उसके पास हाइड्रोजन तो कुछ करते ही नहीं है, 1 डिग्री के पास एटलीस्ट 1 CH3 तो है। तो ऐसे 4 कंपाउंड बना के तुमको दे देते हैं। अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता, SN2 मैकेनिज्म के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो सबसे बेस्ट कौन, मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि वहां पर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, वो जो मैं कल डिस्कस करूंगा उसकी बात है। उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, सबसे खराब SN2 रिएक्शन कौन देगा, 3 डिग्री। ये आए हुए हैं और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 बार आया हुआ है अलग अलग एग्जामिनेशंस में। कई बार ऐसे पूछ लिया, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन वेयर एज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, व्हाई एक्सप्लेन। चीजें वही है, पूछने के तरीके बदल गए, कैसे भी पूछ सकता है। व्हाई टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस, कुछ भी पूछ ले उल्टा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्या लेंगे, इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे बेस्ट SN1 रिएक्शन देगा, कुछ भी पूछ ले।
तो ऐसा करके वो घुमा घुमा के 5-6 बार अलग अलग सालों में आरबीएसई सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इनका ध्यान रखना। SN1 SN2 रिएक्शन से लगभग हर बार क्वेश्चंस आए हैं। चलिए बेटा, आज का टॉपिक SN2 रिएक्शन। SN1 के बारे में कल हम लोगों ने समझा और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है SN2 रिएक्शन? नाम से समझ में आ रहा है, हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने वहां पे लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि यहां पर जो सबसे बेस्ट रिएक्टिविटी शो करता है वो यहां पर मिथाइल हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड करेगा, ना कि टर्शरी हैलाइड। ठीक है, अब कितने स्टेप में होती है? सिंगल स्टेप में होती है ये रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, अब ये लीजिए हमारा है CH3X या CH3Cl। CH3Cl पर OH माइनस का अटैक होता है। OH माइनस KOH जैसे किसी भी स्पीसीज से निकल कर आएगा, इसकी जगह कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता था। खास बात ये कि यहां पर अब OH माइनस का अटैक एल्काइल हैलाइड के ऊपर होगा और वो फर्स्ट स्टेप सिंगल स्टेप में ही होगा। यहां कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जहां ऑलरेडी Cl जुड़ा हुआ है तो Cl पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो क्या आपके Cl के पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाली साइड से OH माइनस का अटैक पॉसिबल है? नहीं। सर कैसे? आपने जब SN1 में बात करी तो SN1 रिएक्शन में सिंस आपका हैलोजन एटम रिमूव हो जाता था, आपका हैलोजन एटम बाहर निकल जाता था, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों साइड से पॉसिबल होता था। लेकिन अब क्योंकि यहां पर Cl माइनस यहां से रिमूव नहीं हुआ है, कहीं नहीं गया है, तो इसका मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल उस साइड से तो अटैक नहीं कर सकता जहां ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज रखने वाली स्पीसीज है। सर कारण? बेटा जैसे ये इस पे अटैक करेगा Cl पर नेगेटिव चार्ज और बढ़ता जाएगा, बिकॉज OH माइनस को अटैक करना होगा तो OH माइनस जुड़ता जाएगा और Cl माइनस अपने साथ में माइनस को बाहर लेके निकलता जाएगा। ऐसी केसेस में इस पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज OH माइनस के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा और यहां से अटैक होने नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन में ओनली एंड ओनली जो आपका बैक साइड अटैक है ओनली वही पॉसिबल रहता है। तो हमने कहा था फ्रंट साइड अटैक ना होके यहाँ पे कौन सा अटैक होगा? बैक साइड अटैक होगा। तो जो मोर प्रिफर्ड अटैक है वो कौन सा रहेगा? बैक साइड। और कौन सा नहीं रहेगा? फ्रंट साइड पॉसिबल नहीं होगा। अब आप देखो थोड़ा और समझे बात को। सर बैक साइड होगा तो अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि यहां पर हम लोग बात करते थे कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं देते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि SN2 मैकेनिज्म में फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल होता नहीं है, बैक साइड अटैक होगा। अगर बैक साइड अटैक में सोच के देखिए, यहां पर 3 CH3 ग्रुप आ गए। भाई आप सोचिए अगर मान लीजिए मुझे इसका SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करवानी होती तो मैं फ्रंट साइड से करवा नहीं सकता, क्योंकि बेटा जिस तरफ Cl माइनस खुद पड़ा है, क्या Cl के खुद के लोन पेयर्स इस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को रिपेल नहीं करेंगे? क्या करेंगे? तो फ्रंट साइड से अटैक होना तो पॉसिबल है ही नहीं। अब रही बात बैक साइड से। अब बेटा बैक साइड से अटैक भी केवल तभी पॉसिबल होगा जब बैक साइड में प्रेजेंट ग्रुप बहुत छोटे छोटे हो। कैसे हो? स्मॉल ग्रुप्स हो। बिकॉज बेटा केमिस्ट्री में एक पॉइंट आता है स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बहुत सारी जो हिंड्रेंस होती है, रुकावट होती है। देखो सोच के कि अगर ये कार्बन है और कार्बन के ऊपर भी वापस क्या जुड़ा हुआ है? 3-3 हाइड्रोजन्स। इस कार्बन के ऊपर भी वापस क्या जुड़े हुए हैं? 3-3 हाइड्रोजन्स। तो क्या ऐसे में आपका OH माइनस इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा बैक साइड से? नॉट पॉसिबल। अगर आपके जितने ज्यादा बल्कियर ग्रुप होंगे, कार्बन के ऊपर जितने ज्यादा बल्कियर ग्रुप जुड़े हुए होंगे, उतना ही OH माइनस या न्यूक्लियोफाइल का अटैक टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब जितने बड़े ग्रुप उतना ही अटैक होने की पॉसिबिलिटी कम।
फ्रंट साइड से करवा नहीं सकते, बैक साइड से ये होने नहीं दे रहे। आप सोच के देखिए बेटा, भीड़ होगी। एक कार्बन पे ऑलरेडी 3-3 कार्बन लगे हुए हैं, उनके ऊपर 3-3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, और वो भी टेट्राहेड्रली। मैं इसको हाथ से बना के तो नहीं बता सकता, लेकिन आप अज्यूम करके देखो, एक कार्बन, उसके वापस 3 अलग अलग कार्बन, और उन तीनों कार्बन पे वापस 3-3 हाइड्रोजन्स, है ना। एक तरह से क्या बना, कांटे कैसे होते हैं किसी झाड़ में, वो कांटों की तरह कांटे होंगे। अब उसके अंदर हाथ डालना ब्रांचेस के साथ में, आपके OH माइनस के लिए इस कार्बन तक को अप्रोच करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर अप्रोच नहीं कर पाएगा तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, तो अटैच कैसे होगा, मतलब OH माइनस Cl माइनस को रिमूव नहीं करवा पाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा ग्रुप होगा, कोई क्वेश्चन आपको पूछ ले कि वाई टर्शरी एल्काइल हैलाइड, वाई टर्शरी alkyl halides are not preferred in SN2 reactions, explain। तो इसका जवाब क्या देंगे, SN2 reaction occurs, SN2 reaction occurs by the backside attack of nucleophile in tertiary alkyl halide. The backside is crowded with bulkier या bulky group, that is alkyl groups, which produce steric hindrance and attack of OH minus becomes less preferred in tertiary alkyl halide। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा खासा सवाल है। यही सवाल उल्टा वहां चला जाता है कि मिथाइल हैलाइड इज नॉट प्रिफर्ड फॉर SN1 रिएक्शन, तो वहां आपको कारण देना है बेटा कार्बोकेटाइन का। बिकॉज आपको जैसे यहां पे लिखा है SN2 रिएक्शन अकर्स बाय द बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये इस SN2 की खासियत बताई। ठीक वैसे ही आपको SN1 के लिए ये बोलना है कि सिंस वी नो SN1, इन द SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। इफ 1 degree alkyl halide or methyl halide is taken, then the carbocation formed by methyl halide is least stable. So the for the SN1 reaction, least stable carbocation will not be preferred for the by the attack of nucleophile। तो वहां पर अपनी बात वो बोलेगा, यहां पर हम यहां पे अपनी बात बोलेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको लिख देना है। अच्छा सवाल है, छोटा सा स्टेटमेंट के बेस पे आ जाता है। अब वापस हम हमारे मुद्दे पे चलते हैं। अब मान लीजिए बैक साइड अटैक कर दिया, फ्रंट साइड अटैक हुआ नहीं, बैक साइड अटैक किया। कौन सा एलाइड लिया हमने को बेटा? मिथाइल क्लोराइड लिया। क्या हम यहां पर कोई दूसरा ले सकते थे? 1 डिग्री ले सकते थे, लेकिन 2 डिग्री लोगे तो लेस प्रीफर होगी, 3 डिग्री में बिल्कुल भी प्रीफर्ड नहीं होगी। अब ऐसे में जैसे ही अटैक हुआ तो देखो यहां क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ध्यान से सुनना, ट्रांजिशन स्टेट क्या कहलाती है, इधर देखना आप। ये OH माइनस का अटैक हुआ, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। देखो जैसे जैसे OH का अटैक कार्बन पर होगा, वैसे वैसे कार्बन और Cl का बॉन्ड वीक होता जाएगा या ब्रेक होता जाएगा। ये एक बीच की स्टेट होती है। ट्रांजिशन का मतलब होता है दो चीजों के बीच का फेज, दो स्टेट्स के बीच का फेज। मतलब फाइनल प्रोडक्ट आना है, ना रिएक्टेंट पूरी तरह से टूटा है और ना ही प्रोडक्ट फाइनली बना है। तो ये बीच की स्टेट जो है, इसको हमने नाम दिया ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम दिया? ट्रांजिशन स्टेट, जो कि यहां पे ऐसे शो होती है। ये हाईली क्या होती है? अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होती है। और ये तुरंत
अपने आप को क्या कर देती है, रिवर्स कर देती है। ये OH जुड़ जाता है और साथ में Cl माइनस बाहर चला जाता है। ये हमने क्या बना लिया, मीथेनॉल। मतलब मिथाइल हैलाइड का अगर हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं OH माइनस से, बीच में बनती है बेटा ट्रांजिशन स्टेट, यहां कोई तरह का इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बनता। जरा आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही रिएक्टेंट बराबर काम में आ रहे हैं। मतलब ये रिएक्शन जो होगी बेटा, मैं हटा रहा हूं ये नाम, ये क्वेश्चन हटा दूं, है ना, क्वेश्चन हटा देता हूं। चलिए देखिए, ये दोनों ही रिएक्शन में दोनों ही रिएक्टेंट जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब हमने दो चार बातें वो जो क्या लिखी थी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब इसकी काइनेटिक्स कौन सी होगी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कहां क्या अटैक होता है, बोथ साइड नहीं, ओनली बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज पॉसिबल। ठीक है। एक और चीज जो हमने बात करी थी, अगर आपका एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, इफ द एल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव, सपोज अभी तो नहीं है, सपोज अगर ये डेक्स्ट्रो होता, सपोज अगर ये डेक्स्ट्रो होता तो मान के चलिए, देखो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन एकदम रिवर्स हो गया। सर कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होने का मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा Cl था, क्या उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में OH आया। इसे बोला जाता है बेटा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का मतलब उलटना, एकदम से फ्लिप कर जाना, तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और इस इन्वर्जन को बताने वाला कौन था, वॉल्डन, तो इसका नाम है वॉल्डन इन्वर्जन। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे बारिश के टाइम में बेटा जो ये छाता है, मान लीजिए ये छाता है और अगर यहां से हवा आ रही है तो बारिश के टाइम में ये आपका छाता ऐसे उलट जाता है कई बार। ये ठीक वैसे ही बता रहा है कि जैसे इवन आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला बिकम्स फ्लिप्ड, है ना, एकदम से उलट जाता है, चेंज हो जाता है डायरेक्शन की वजह से, ठीक वैसे यहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, उलट जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप SN2 रिएक्शन का कोई भी रिएक्टेंट लेते हो और अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो आपका प्रोडक्ट में वो क्या बन जाएगा, लीवो रोटेटरी। अगर आपने लीवो लिया है तो वो कैसा बन जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब यहां कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाएगा। बात समझ में आई। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इजी चीज है, ठीक है ना। लास्ट आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो आपने ये पढ़ा था CH3X सबसे बेस्ट होगा, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। बोलिए बात समझ में आई, पूछिए। कोई तो फिर देखते ही नहीं है भाई। आप मिरर इमेज वगैरह बात करते ही कब हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखा ही नहीं रहा है तो मिरर इमेज नाम ही नहीं बोल सकते, वो वर्ड ही कहां यूज होता है। अगर आइसोमेरिज्म शो करेगा तो हम मिरर इमेज, एनेंशियोमर्स ऐसे कुछ शब्द बोलेंगे, या तो ये शो ही नहीं करता, ये तो कायरल कंपाउंड ही नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, तो फिर यहां पर आप कुछ भी नहीं बोलोगे कि सिर्फ मिरर इमेज है, या उसका सेंस क्या, कोई मिरर इमेज नहीं कह सकते आप, इसकी बात ही नहीं करनी है हमको। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो तो आपका कंपाउंड जो है भाई, ये बताया गया है कि भाई हो तो सकता है भाई मिथाइल की जगह पे अगर यहां पर CH3, यहां पर H और यहां पर और C2H5 आ जाए, हो जाए, तो ऐसे में ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। तो ऐसे में आपका अगर प्रोडक्ट बनेगा तो वो अगर SN2 से हो रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा, और SN1 से हो रहा है तो वो एक रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। अगर ऐसा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं करनी। तो SN1 और SN2 की पूरी कहानी समझ में आई। अब चलिए देखो, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस को
एक बार समझने के बाद हम उनके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है ना। बुक में वो एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन हम लोग उनके बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूं, आप हेडिंग लगा दीजिए, एग्जाम्पल ऑफ एसन रिएक्शंस, एग्जाम्पल्स ऑफ एसन रिएक्शंस, ठीक है। अगर बात करें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नंबर 1 लिखे, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब अगर अल्काइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हो जाए, तो बनने वाले कंपाउंड्स क्या होंगे बेटा, अल्कोहल्स होंगे, और उसकी बात हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, नंबर 1, अगर RX की रिएक्शन, ध्यान से समझना, यहां पर एक छोटा सा मैं आपको ट्विस्ट बताऊंगा, एक्वस KOH के साथ करवाई जाए। कैसा KOH लिया जाए बेटा, एक्वस। तो देखो यहां पर OH जो है, ये हमें OH माइनस एज न्यूक्लियोफाइल काम में लिया जाएगा, और ये OH माइनस इस X की जगह पे क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट आएंगे ROH, और प्रोडक्ट निकलेगा KX। अब यहां पर रिमेंबर वाला पॉइंट क्या है, क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर RX की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ हो रही है, ध्यान से सुनना, अगर RX की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ हो रही है, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ROH अल्कोहल। क्या होगा प्रोडक्ट आपका, अल्कोहल। लेकिन यही अगर आपकी रिएक्शन बेटा अल्कोहलिक KOH के साथ हो रही है, किसके साथ हो रही है, अल्कोहलिक KOH के साथ हो रही है, तो यही आपका प्रोडक्ट बेटा हो जाएगा एल्कीन। क्या हो जाएगा, एल्कीन। एक तरफ तो अल्कोहल होगा और एक तरफ क्या बनेगा, एल्कीन। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ये आती है बेटा सब्स्टिट्यूशन में, किस में आती है, सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये आपके आती है एलिमिनेशन में। किस में आएगी, आपका इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद में आता है एलिमिनेशन। आप याद रखना, ओनली एंड ओनली देखो एक मीडियम चेंज हो गया है, लिया KOH ही है। अगर KOH एक्वस की साथ में लिया, एक्वस मीडियम में लिया है, तो वहां पर तो एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर यही आपने अल्कोहलिक KOH, मतलब KOH को हमने अल्कोहल के साथ में लिया, अल्कोहल की प्रेजेंस में लिया, वाटर की प्रेजेंस में ना लेकर अल्कोहल की प्रेजेंस में लिया, तो इसने क्या करवाया, एलिमिनेशन करवाया। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बट इस बात के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH अल्काइल हैलाइड के साथ क्या कर लेता है, और एक्वस KOH अल्काइल हैलाइड के साथ क्या कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे कौन सा वाला KOH लिया है, एक्वस KOH है तो वो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, और अगर आपका अल्कोहलिक KOH है तो ये आपका क्या करवाएगा, एलिमिनेशन करवाएगा, ठीक है। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, सेकंड, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। सर एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, ध्यान से सुनना, देखो OR माइनस को एल्कोक्सी ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, OR माइनस को, है ना। R अगर मिथाइल होगा तो मिथॉक्सी ग्रुप, इथाइल होगा तो इथॉक्सी ग्रुप बोला जाएगा। किसकी प्रेजेंस में क्या लेंगे, तो देखो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन RONA से लेंगे, RONA, तो इस पे माइनस इस पे प्लस, ठीक है, और ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। जैसे ही आप रिएक्शन करोगे, देखो बेटा ध्यान से, ये OR माइनस इस X को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसकी जगह पे आ जाता है, और पता है क्या बनता है, ईथर। क्या बनता है ये, ईथर। कल हमने उस टेबल में थोड़ा सा समझा था कि ईथर कब बनेगा, जब एल्कोक्सी ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहां पर OR माइनस क्या आ रहा है, एज न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। बात को समझ रहे हो, कब आपका एल्कोक्सी ग्रुप आएगा, कब आपका अल्कोहल आएगा, वो डिपेंड करता है कि आप किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हो। मतलब अगर ईथर बनाना है
तो आपको यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप लेने पड़ेंगे। अगर आपको अल्कोहल बनाने हैं तो आपको यहाँ पे एक्वस KOH वाला ग्रुप लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम आगे जाके क्या बोलेंगे बेटा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये हम इथे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से तीसरी रिएक्शन देखेंगे आप, एग्जाम्पल्स के अंदर ही हम तीसरी रिएक्शन की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप या साइनाइड ग्रुप, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। अब देखो साइनो ग्रुप या साइनाइड ग्रुप क्या होता है, CN-, ठीक है। वही सेम रिएक्शन कल हमने बात करी थी। अगर RX की रिएक्शन KCN के साथ करवाई जाए, ध्यान से समझे, KCN के साथ, तो यहां पर आपका K+ और CN-, मतलब CN- एज न्यूक्लियोफाइल यहां पे ट्रीट होगा, X- को सब्सटीट्यूट करेगा, ठीक है, और यहां पर प्रोडक्ट बनेगा RCN और साथ में KX। बेटा इनमें वापस ये देखते रहना, साथ में NaX, वहां पर भी साथ में देखो, साइड प्रोडक्ट मैंने नहीं लिखा है, आपका मेन मेजर प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप RCN लेते हो तो ये क्या बन गया बेटा, एल्काइल साइनाइड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, साइनाइड्स बोल सकते हैं नॉर्मली। KCN वगैरह लेने पर आपके पास में क्या आ जाएंगे, एल्काइल साइनाइड आ जाएंगे। लेकिन यही मैं नेक्स्ट हेडिंग की बात करूं, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप, जिसे हम NC बोलते हैं, है ना। वैसे तो इस पे ऐसे माइनस लगा देते हैं, लेकिन जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो अलग तरीके से करेगा। तो RX की रिएक्शन, अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, AgCN के साथ। यहां पर NC एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, वही सेम यहां पर RNC बनेगा और साथ में AgX बाहर चला जाएगा। इसका नाम है बेटा एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड इसका नाम हो जाता है। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई अभी? हाँ, AgCN लेंगे, रिएक्ट AgCN का नाइट्रोजन करेगा। अभी मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है। पहले तो ये दोनों रिएक्शन समझ लो, फिर इसको समझाने का क्या तरीका है वो समझ लो। क्वेश्चन आता है आपका CBSE में और RBSE और किसी भी स्टेट बोर्ड में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन लिखेंगे आप इसके नीचे, एल्काइल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विथ KCN gives cyanides, whereas on reaction with AgCN isocyanides are formed. Explain. और इसके नीचे आप लोग ये वाले दोनों रिएक्शन लिख देते हैं। ये एक परफेक्ट आंसर हो जाता है तुम्हारा इस सवाल के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के बाद में ये दोनों आपको लिखना होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ये लैंग्वेज ऐसे लिखनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको ये दोनों रिएक्शंस लिख के बतानी पड़ेगी, है ना, कि भाई यहाँ पर ये नाइट्रोजन है वो एक्ट करता है। आप चाहें तो इसको ऐसे पूरा लिख सकते हैं। देखो आइसोसाइनाइड कुछ इस तरह से बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। साइनाइड कुछ उस तरह से बनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अच्छा, समझ में आया ये सब क्या हुआ बेटा? यहाँ पे KCN एक आयोनिक कंपाउंड है। जैसे ही आप RX की रिएक्शन को KCN के साथ करवाते हो, क्योंकि ये आयोनिक है, तो जैसे ही आप एक्वस मीडियम, लेना तो एक्वस ही पड़ेगा, KOH एक्वस लिया था, ये भी एक्वस ही होगा। जैसे KCN लोगे, ये तुरंत बिना कुछ आपको पूछे
किस में टूट जाएगा, K+ और Cn- में टूट जाएगा। क्योंकि पोटेशियम एक स्ट्रॉन्ग एल्कली मेटल है, तो ये कार्बन के ऊपर क्या ले आएगा, माइनस चार्ज, और यही माइनस चार्ज वाला कार्बन एटम इस R के साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और क्या बनाएगा, साइनाइड्स। लेकिन यही जब आप इस RX की रिएक्शन AgCN से करवाते हो, तो बेटा क्योंकि Ag और C के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्या बताए, कोवेलेंट बॉन्ड, तो वाटर में डालने पर भी AgCN आपका Ag+ और Cn- आयन में नहीं टूटता है। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और हमने बहुत अच्छे से समझा है कि लोन पेयर जो प्रेजेंट होता है वो भी उस एटम को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करवा सकता है। जैसे H2O में ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर ही एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल करवा पाता है। तो इसलिए ये नाइट्रोजन अप्रोच करता है इस R के ऊपर। अब जब नाइट्रोजन R के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या माना जाएगा, आइसोसाइनाइड ही तो कहा जाएगा। समझ में आई बात। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बीच में सवाल मैं डाल देता हूं, ये भी आया हुआ है, बोर्ड का एक क्वेश्चन है, लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। व्हाट डू यू मीन बाय what do you mean by ambidentate nucleophile। देखिए, जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड पढ़ा था, ठीक वैसा ही यहां पर एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल से हमारा मतलब यह है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल, दोज न्यूक्लियोफाइल्स व्हिच हैज टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, दैट मींस वो किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ दो तरह से जुड़ सकते हैं। एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक उनको अगर करवाना हो तो उनके पास ऐसे दो एटम्स, दो साइट्स अवेलेबल है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए, बट एट अ टाइम, एक टाइम में ओनली एंड ओनली एक ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अटैक करना होता है या अटैक करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। लिखिए, दोज स्पीसीज इन विच टू एटम्स कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर are called ambidentate nucleophile। ambidentate nucleophile जैसे एग्जाम्पल Cn एंड Nc या साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड। अब ये दोनों एक ही ग्रुप है, लेकिन अगर आप बात करो साइनाइड की, ये है साइनाइड, और अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो ये वाला साइनाइड यहां पे आपका क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, और यही साइनाइड आपका इसी तरह से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कार्बन के ऊपर तो नहीं, यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, दो लोन पेयर, और इसको आप एज इट इज रहने दो, और यहां पर आप नाइट्रोजन के ऊपर देखो, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑलरेडी था ही, एक लोन पेयर आ चुका है, और यहां पर इसकी वजह से क्या आ गया, माइनस चार्ज। अब अगर ये वापस इधर आ जाता है तो ये यू का यू इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसके पास हो गया, कार्बन के पास। मतलब यहां पर या तो इसके पास माइनस चार्ज होगा या इसके पास माइनस चार्ज होगा, मतलब ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। मतलब यहां पर कार्बन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कर सकता है, और यहां नाइट्रोजन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कर सकता है। तो ये है साइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड। यहां पर कार्बन एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और यहां नाइट्रोजन एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है।
कार्बन एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और यहां पर नाइट्रोजन एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर काम में लिया जाता है। इसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो, नाइट्राइट एंड नाइट्रो ग्रुप। नाइट्राइट में होता है बेटा ONO और O पे होता है माइनस, ठीक है ना। तो ये ONO ग्रुप जो है यहां पर ऑक्सीजन एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है और NO2 में नाइट्रोजन एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर माना जाता है। इससे बनने वाले प्रोडक्ट क्या कहलाएंगे? अल्काइल नाइट्राइट। इससे बनने वाले प्रोडक्ट क्या कहलाएंगे? नाइट्रो एल्केन्स। ये दो एग्जांपल्स, और आपके पास में इसके बारे में छोटा सा डेफिनेशन होना चाहिए। देखो, कहने को दोनों ही NO2 ग्रुप कहलाते हैं, लिखने में दोनों को ही हम क्या लिखते हैं? NO2 ग्रुप। लेकिन अगर NO2 ग्रुप का ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर काम करता है तो यही NO2 आपका बना देगा बेटा RONO, जिसे आप बोलते हो अल्काइल नाइट्राइट। और अगर यही आपका R के साथ में N ग्रुप जुड़ता है तो इसे बोला जाता है नाइट्रो एल्कीन। तो प्रोडक्ट दोनों ही अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, दोनों में अंतर होता है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक अंतर हो जाती है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में जैसे डिफरेंट होती है वैसे ही इनमें भी डिफरेंट होती है। तो अब अभी आपने जो एक पीछे क्वेश्चन पढ़ा AgCN और KCN वाला, वैसा ही क्वेश्चन हम इसके लिए भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अभी तक आया नहीं है या एक आध बार आया है, हम उसको अभी करके देख लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूं, आप उसे घर से उसका आंसर लिख देंगे। एज इट इज KCN AgCN वाला ही सेम क्वेश्चन है, दोनों में सेम आंसर है। बस जहां आप KCN की जगह साइनाइड में कार्बन को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोलते थे, तो वहां आप नाइट्राइट में ऑक्सीजन को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोल देना, और AgCN में आप लोग जहां पर नाइट्रोजन को वहां न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोलते थे, तो यहां पर भी आपका कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, व्हेन अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विथ KNO2, alkyl nitrites are formed. Alkyl nitrites are formed, whereas on reaction with AgNO2, nitroalkanes are formed. Explain. नाइट्रोएल्केन्स आर फॉर्म्ड, एक्सप्लेन। क्या देखना है यहां पे? सिंपल सी बात है, RX जब रिएक्शन करेगा KNO2 के साथ, तो देखो एक्चुअली KNO2 को ऐसे लिखा जाता है, तो यहां पर ऑक्सीजन एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर काम आ रहा है, तो यहां पर आपका R के साथ में कौन जुड़ेगा? ONO। और ये कहलाता है बेटा अल्काइल नाइट्राइट, और साथ में तुम्हारा KX बाहर चला जाता है। लेकिन यही RX अगर AgNO2 से जुड़ा हुआ है तो आप यहां लिख सकते हो ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड। आपको ठीक वही क्वेश्चन बेटा जो जवाब देना है जो अभी अपन लोगों ने KCN AgCN का लिखा था, ठीक है। ये बीइंग कोवेलेंट कंपाउंड, तो ये हरगिज यहां पर Ag प्लस और माइनस नहीं बनाएगा। यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो नाइट्रोजन एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर काम करेगा, और आपके पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। इसे बोलेंगे हम लोग नाइट्रो
एल्कीन। लैंग्वेज आप पीछे की तरफ से देख के लिख लेना, रिएक्शन आपको ये लिखनी है।